नमस्कार, लर्निंग मंत्रा के अभ्यास सीरीज में आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान अभ्यास में हमारा आज का पहला सवाल है, राज्य का कौन सा कार्य सकारात्मक उदारवाद से संबंधित है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प आपको बताना है। सकारात्मक उदारवाद से क्या संबंध है। यहाँ पर समाज कल्याण की अभिवृद्धि, राज्य एवं व्यक्ति की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा या फिर रोगों से सुरक्षा। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, समाज कल्याण की अभिवृद्धि। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सकारात्मक उदारवाद ये विश्वास करता है कि व्यक्तियों के परस्पर संबंध को संतुलित और नियमित करने के लिए राज्य को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। कहने का मतलब है, राज्य को ऐसा संगठन मानता है जो सर्वधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, समाजवादी समाज में राज्य निम्नलिखित में से कौन से कार्य संपन्न करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि समाजवादी समाज में राज्य कौन सा काम करता है। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, यानी कि 1, 2 और 3। यानी समाजवादी समाज में राज्य जो है वो राज्य के हाथ में पूंजी का केंद्रीकरण नहीं करता है। इस प्रकार आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यहाँ पर सही विकल्प संख्या ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, वस्तु और सेवाओं का राज्य द्वारा नियंत्रण इनमें से किस राज्य की विशेषता है। यानी कि राज्य का कौन सा ऐसा प्रकार है जो वस्तु और सेवाओं का नियंत्रण करता है। तो सही जवाब यहाँ पर होगा आपका समाजवादी राज्य। और समाजवादी राज्य में आपको बता दें, समाजवाद ऐसा मानता है कि राज्य को मानव जाति की सेवा करनी चाहिए और राज्य एक जनहितकारी सकारात्मक अच्छाई है, न कि बुराई है। समाजवादी विचारक राज्य को कल्याणकारी संस्था मानते हैं और व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए वस्तु और सेवाओं पर राज्य के नियंत्रण द्वारा राज्य के कार्यक्षेत्र को व्यापक करना चाहते हैं। इस प्रकार आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या डी, यहाँ पर सही होगा समाजवादी राज्य। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 है कि कथन और कारण आपको दिए गए हैं। कथन और कारण में से आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर आपको कथन कहता है, यद भाव्यम नीति समाज के आर्थिक क्रियाकलाप में राज्य हस्तक्षेप करने से रोकती है। और कारण कहता है कि उदारवादी हितों की प्राकृतिक एकरूपता में विश्वास करते हैं। नीचे दिए गए कूट से आपको सही जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका विकल्प संख्या ए सही होगा, क्योंकि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी करता है। तो सही जवाब आपका इसमें ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, किसने निम्नलिखित वाक्य लिखा था। तो कौन इसमें निम्नलिखित वाक्य लिखा है, मतलब कि इस प्रकार प्रारंभ में सारा संसार अमेरिका था, कौन कहता है ऐसा। तो सही जवाब होगा आपका लॉक, यानी कि विकल्प संख्या डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जॉन लॉक ये कहता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कल्याणकारी राज्य वो राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। तो ये कथन है T.W. केंट का। आंसर इसमें आपका ए वाला सही हो जाएगा। सही जवाब होगा आपका ए। T.W. केंट ने कहा था, लोक हितकारी वो राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्याख्या करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के कार्यों को निम्न विषयों तक सीमित करता है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी विचारधारा है जो ये मानती है कि राज्य का काम व्यक्ति की बाह्य आक्रमण और आंतरिक उपद्रवों से रक्षा करना है, संपत्ति की लूट और क्षति से रक्षा करना है, व्यक्ति की धोखेपूर्ण समझौते एवं समझौते के उल्लंघन से रक्षा करना है। तो सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या बी, यानी कि उदारवाद इस तरह का काम
करता है। और आपको ये बता दें कि उदारवाद का मानना है कि राज्य का काम क्या है। तो उदारवाद के अनुसार राज्य का काम है व्यक्ति की बाह्य आक्रमण और आंतरिक उपद्रवों से रक्षा करना, संपत्ति और लूट की क्षति से रक्षा करना और व्यक्ति की धोखेपूर्ण समझौते एवं समझौतों के उल्लंघन से रक्षा करना होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको दिया गया है कि गांधी जी के लिए ट्रस्टीशिप से अभिप्राय क्या है। तो ये बहुत बार रिपीट हो चुका है सवाल। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व तो होगा, लेकिन व्यक्तिगत स्वामित्व के साथ साथ में उसका सामाजिक उपयोग किया जाएगा। यही कहता है गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार क्या है। तो लॉक के अनुसार जो है वो प्राकृतिक अधिकार विकासशील नहीं होता है। आंसर आपका ए सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा था। किसने कहा था कि मार्क्सवाद युग का भ्रम है। सही जवाब है कार्ल पॉपर ने। विकल्प संख्या बी आपका सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको दिया गया है कि गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत को निम्न में से क्या लक्षण हैं। तो गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत का लक्षण आपको बताना है। तो सही जवाब इसमें आपका हो जाएगा विकल्प संख्या डी, यानी कि 2 और 3 यहाँ पर सही होगा। कहने का मतलब है कि यह निष्क्रिय नहीं है और उसका मूल्य सिद्धांत सत्य है। विकल्प आपका यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको दिया गया है कि राज्य का प्रारंभिक उदारवादी चरण निम्नलिखित में से किसके पहले आया था। किस प्रकार के, यानी कि राज्य का प्रारंभिक उदारवादी चरण जो है वो किस प्रकार के राज्य से पहले आया था। सही जवाब होगा समाजवादी राज्य से पहले आया था। विकल्प यहाँ पर आपका ए सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। डेमोक्रेटिक थ्योरी ये किसकी पुस्तक का नाम है। तो डेमोक्रेटिक थ्योरी जो है वो है जी सार्टोरी की। विकल्प आपका इसमें ए वाला सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको पूछा गया है कि अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां हैं। ये कथन किसका है। तो ये कथन आपको बताना है किसने कहा है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, यानी कि बी बोसांके का ये कथन है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपसे पूछा गया है कि समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। यह कथन किसका है। तो ये कथन है लॉर्ड एक्टन का। विकल्प आपका यहाँ पर बी वाला सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व को इस रूप में भी जाना जाता है, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व को किस और नाम से जाना जाता है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व को हेयर योजना के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प आपका यहाँ पर ए वाला सही होगा। यहाँ पर आपको व्याख्या भी दी गई है, आप उसको पढ़ सकते हैं व्याख्या को। और व्याख्या पढ़ने के बाद भी अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि इस सवाल में हमको डाउट है, तो वो आंसर आपको हम क्लियर कर देंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया है कि 20वीं शताब्दी में नकारात्मक स्वतंत्रता वैयक्तिक के लिए ढाला नहीं है, यह गैर व्यक्तिवादी निगमित वृहदाकार मुक्त उद्यमों के लिए आगे बढ़ने का साधन बन गई है। यह कथन किसका है। तो ये कथन है F.A. हेयक का, यानी कि विकल्प इसमें आपका सी वाला सही हो रहा है। इसको आप याद रख सकते हैं कि स्टेटमेंट के रूप में कि 20वीं शताब्दी में नकारात्मक स्वतंत्रता वैयक्तिक के लिए ढाला नहीं है, यह गैर व्यक्तिवादी निगमित बृहदाकार मुक्त उद्यमों के लिए आगे बढ़ने का साधन बन गई है। ये कथन है F.A. हेयक का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है। आपको बताना है कौन सा सुमेलित है यहाँ पर। तो सही जवाब होगा आपका ये बताना है कि फेबियनवाद ने क्या कहा था, उदारवाद ने क्या कहा था, समाजवाद और मार्क्सवाद का सिद्धांत क्या है, क्या मानता है। सही जवाब इसमें होगा आपका डी वाला, यानी कि 1 और 4 इसमें सही सुमेलित हैं। विकल्प यहाँ पर आपका डी सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर आपको दिया गया है कि समानता सामान्य रूप से अनुपात की समस्या है। ये किसने कहा है। तो समानता सामान्य रूप से अनुपात की समस्या है, ये कथन है
H.J. लास्की का। विकल्प यहाँ पर आपका बी वाला सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये किस की पुस्तक का नाम है? तो थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है वो जॉन रॉल्स की पुस्तक का नाम है। विकल्प यहाँ पर आपका ए वाला सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर आपको दिया गया है एक राजनीतिक विचारक के रूप में महात्मा गांधी की श्रेष्ठतम व्याख्या क्या होगी, यानी कि महात्मा गांधी को किस प्रकार का चिंतक माना जाता है? तो महात्मा गांधी को एक दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। विकल्प यहाँ पर आपका बी वाला सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पहली बार स्पष्ट किया गया था, कहाँ पर किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें आपका ब्रेवरीज प्रतिवेदन में। विकल्प आपका डी वाला सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार का मतलब क्या होता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, यानी कि समानुपातिक समानता का आंसर इसमें सी सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई हैं, यानी कि महात्मा गांधी की पुस्तकों का नाम आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका 1, 2 और 4, यानी कि सर्वोदय इनकी पुस्तक का नाम नहीं है। आंसर आपका हो जाएगा सी वाला। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आपसे पूछा गया है श्रमिक संघवाद से क्या तात्पर्य है? तो श्रमिक संघवाद का मतलब होता है सामाजिक संगठन के सिद्धांत से। आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा विकल्प संख्या सी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आपसे पूछा गया है वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? तो वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत अरस्तू ने दिया है। आंसर आपका इसमें सी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में है फ्रांस की क्रांति मनुष्य के अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी, जबकि अंग्रेजी क्रांति अंग्रेजों के परंपरागत अधिकारों पर आधारित थी। यह कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, यानी कि बर्क ने कहा था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें दिया है मार्क्सवाद की आलोचना करते हुए निम्नलिखित में से किसने कहा कि मार्क्सवाद 19वीं शताब्दी के उदारवाद की अवैध और विद्रोही संतान है? आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, कार्ल पॉपर ने ये बात कही थी। यानी कि आप स्टेटमेंट के रूप में याद रख सकते हैं कि मार्क्सवाद 19वीं शताब्दी के उदारवाद की अवैध और विद्रोही संतान है, ये कार्ल पॉपर ने कहा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29। इसमें आपसे पूछा गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका सही जवाब हो जाएगा उदारवाद व्यक्तिवाद है। विकल्प संख्या सी यहाँ पर सही होगा। उदारवाद सामंतवाद के पतन के बाद राजनीति को बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मोड़ देने के लिए अस्तित्व में आया था और आरंभिक काल में उदारवाद ने मुक्त बाजार व्यवस्था को सर्वहित का साधन मानते हुए अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन और व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता में विश्वास किया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर आपको सुमेल करना है। एक तरफ आपको सिद्धांत और दूसरी तरफ आपको विचारकों के नाम दिए गए हैं, तो इसको आपको मैच करवाना है और मैच करवाने के बाद कूट की सहायता से आपको अपना सही जवाब देना है। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? तो आंसर इसमें हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, यानी कि ए का 3 होगा, बी का 2, सी का 4 और डी का 1 हो जाएगा। यानी कि 1 को हम किससे मिलाएंगे? ए को 3 के साथ, यानी कि उपयोगितावाद का संबंध किससे होगा? जेरेमी बेंथम से हो जाएगा। बी यानी कि समाजवाद का सुमेल हो जाएगा बर्नार्ड शॉ से, और सी का हो जाएगा उदारतावाद का टी.एच. ग्रीन से, और फिर उसके बाद डी का हो जाएगा गांधीवाद का जॉन शार्प से। विकल्प संख्या इस प्रकार से आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही संबद्ध नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, यानी कि गैर संगठनात्मक दबाव समूह जाति।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर आपको दिया गया है कथन और कारण। कथन और कारण में कथन में दिया गया है राज्य विलुप्त हो जाएगा और अजायब घर में उसी प्रकार चला जाएगा जिस प्रकार पीतल की कुल्हाड़ी और पहिए चले गए। कारण कहता है कि राज्य प्रतिवाद की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही सही व्याख्या भी करता है। तो आंसर इसमें आप ए लगाएंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें आपको दिया गया है कि राजनीतिक दल के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है। तो राजनीतिक दल के लिए जो अनिवार्य नहीं है वो है लोकतांत्रिक स्वरूप। आंसर इसमें आपका बी सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन जनतंत्र में राजनीतिक दल के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि संवर्ग या काडल। आंसर इसमें क्या लगाएंगे, सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें आपको दिया गया है निम्नलिखित में से किसने निर्वाचन व्यवस्था और दल व्यवस्था के बीच सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, यानी कि एच जे लास्की। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें है निम्नलिखित में से किसने उदारवाद और उग्र बहुदलीय व्यवस्था के बीच प्रभेद प्रस्तावित किया है। यानी कि उदारवाद और उग्र बहुदलीय व्यवस्था के बीच में किसने अंतर स्थापित किया है। सही जवाब हो जाएगा विकल्प आपका डी, न्यूमैन ने। यानी कि न्यूमैन ने उदारवाद और उग्र बहुदलीय व्यवस्था के बीच में अंतर स्थापित किया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37 है। लोकतंत्र में राजनीतिक विकास और परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन राजनीतिक दल है, क्यों है यही आपको बताना है और इसमें आपको कूट की सहायता से सही जवाब देना है। तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, यानी कि 1, 3 और 4 सही है। कैसे सही है, लोकतंत्र में राजनीतिक विकास और परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन राजनीतिक दल है, क्योंकि ये शासक वर्ग के हितों के रक्षण के लिए संघर्ष करते हैं। ये सरकार के प्रति व्यक्तियों के दृष्टिकोण और आदतों को निर्मित करते हैं और ये जनसाधारण के हितों को निर्मित और एकत्रित करते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें दिया है आमंड द्वारा दिए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, यानी कि असंस्थात्मक दबाव समूह। आंसर होगा इसमें आपका विकल्प संख्या डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। लोकमत मनुष्य के ऐसे विषयों से संबंधित मतों का योग है जो समुदाय के हितों को प्रभावित करते हैं। ये कथन किसका है, तो ये कथन है लॉर्ड ब्राइस का। विकल्प आपका सी वाला सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित प्रतिनिधि प्रणालियों में से डूब कोटा किससे संबंधित है। तो डूब कोटा का संबंध जो है वो हो जाता है आपका एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी वाला सही होगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42 और 42 में दिया है संविधान राज्य के पदों के वितरण, संप्रभुता के आवास और राज्य के उद्देश्य को निर्धारित करने वाली व्यवस्था है। यह परिभाषा किसने दिया है, तो ये परिभाषा दिया गया है अरस्तू के द्वारा। विकल्प आपका यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संवैधानिक शासन की हैं। तो संवैधानिक शासन की कौन सी विशेषता है यही आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका बी, यानी कि तीसरा और चौथा ये दोनों विशेषताएं हैं, लेकिन इसमें निर्वाचित राज्याध्यक्ष नहीं होता है, यह विधि द्वारा संचालित प्रशासन होता है। तो इस तरह से आपको अगर पूछा जाएगा कि कौन सी विशेषताएं संवैधानिक शासन की हैं, तो संवैधानिक शासन की जो व्यवस्था है वो ये है कि यह व्यक्ति की ओर से सत्ता को सीमित करता है, यानी कि संप्रभु जनता होती है। शासन का संचालन संविधान के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो आंसर इसमें आपका बी वाला सही होगा।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पर आपको दो सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ लेखक और दूसरी तरफ संघवाद के सिद्धांत दिए गए हैं। आपको सही सुमेल करना है, तो सही सुमेल करने के बाद जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प संख्या बी। क्वेश्चन नंबर 45 कहा गया है कि किसने कहा है संसदीय व्यवस्था दल की भावना को महान बनाती है और सदैव इसे जीवंत रखती है। तो सही जवाब इसमें होगा आपका विकल्प संख्या बी, लॉर्ड ब्राइस का यह कथन है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें आपको पूछा गया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। आपको गलत सुमेल वाला बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1890 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि ये सभी संस्थाएं जो हैं वो कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं हैं, जिसमें ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 28 अक्टूबर 1851 कोलकाता में, मद्रास महाजन और 1885 में क्वेश्चन नंबर 46 में है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, यानी कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1890, जबकि इसकी स्थापना हुई थी 28 अक्टूबर 1851 में। तो आंसर आपका हो जाएगा ए वाला। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें कहा गया है संसदीय सरकार के कार्यान्वयन के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है, जहां तक कि यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। सही आंसर इसमें हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि विकल्प संख्या डी आपका सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किस कारक ने हाल के वर्षों में संसदीय कार्यपालिका की शक्तियों की अभिवृद्धि में योगदान दिया है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, उपरोक्त में से सभी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे दो सूचियां दिया गया है। दोनों सूचियों में आपको मैच करवाना है। एक तरफ आपको एक्ट और दूसरी तरफ प्रोविजंस दिए गए हैं। तो सही जवाब आपका हो जाएगा कूट की सहायता से। जब अपना आंसर आप लगाएंगे मैच करवाने के बाद, तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी वाला, यानी कि इसमें ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। अगला सवाल और आज के अभ्यास सीरीज का ये आखिरी सवाल है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। असेंबली बम मुकदमा 1929, काकोरी मुकदमा 1925, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा 1926 या फिर कानपुर षड्यंत्र मुकदमा 1924। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, यानी कि मेरठ षड्यंत्र मुकदमा 1926। तो इस तरह से आपने कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा में पूर्व में पूछे गए हैं, और ये करवाने का हमारा सिर्फ एकमात्र मकसद यही है कि अगर कोई सवाल आपको रिपीट होकर आपकी परीक्षा में आपसे मुलाकात करता है तो उसका आप सही जवाब दे सकें। अगले वीडियो में हम लोग ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।